अगर आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए दूसरी एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने डीआरडीओ में एसटीबी की पोस्ट पर काम करते हुए एक ही अटैम्प्ट में रेलवे जेई क्रैक किया और आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरी स्ट्रेटजी, बुक्स और माइंडसेट, साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप जो हमने फॉलो किया था वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जॉब करते हुए कैसे अदर एग्ज़ाम को क्रैक करें। जैसा कि हमने डीआरडीओ एसटीबी पोस्ट पर काम करते हुए रेलवे जेई क्रैक किया फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललन कुमार और मैं अभी डीआरडीओ में एसटीएबी मतलब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के पद पर कार्यरत हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जॉब के साथ प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। साथ ही साथ CBT 1 और CBT 2 का हमारा क्या स्ट्रेटजी रही थी आरआरबी जेई के लिए। साथ ही साथ हम बताएंगे कि कौन सी बुक को हमने फॉलो किया था CBT 1 और CBT 2 के लिए। और यहाँ पर हम CBT 1 के लिए ओनली 5 बुक को फॉलो किया था और हमारा सिलेक्शन एक तरह से हो गया था। यहाँ पर CBT 2 के लिए भी हमने ओनली 2 बुक को फॉलो किया। मोस्टली 2 बुक जो हमारा है ये हमें लगभग 90% क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। तो CBT 2 के लिए हमने ओनली 2 बुक फॉलो किया, वो हम देखेंगे आगे। साथ ही साथ हमने सब्जेक्ट टेस्ट प्रैक्टिस कहाँ से किया था ये भी बताएंगे। और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि मोटिवेशन को कैसे बनाए रखें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि टाइम नहीं, प्रायोरिटी मैटर करती है। कहने का मेरा मतलब है कि जॉब के बाद तो थकान होती है, प्लस जॉब करके आते हैं तो प्रेशर भी रहता है, ऑफिस जाते हैं एवरीडे तो उसका अपना एक टेंशन रहता है। लेकिन अगर गोल क्लियर है, तो अगर आपको फोकस है कि नहीं हमें अदर जॉब लेना है या जो भी है आपको यहाँ अब जो पहले वाला जॉब में जो इशू है किसी तरह का हो, डिस्टेंस को लेकर हो या आप हो सकता है कि आपका पे लेवल यहाँ कम हो, आप हायर पे लेवल में आप जाना चाहते हैं, तो आपको अगर गोल क्लियर हो तो आप 3 से 4 घंटा एवरीडे आप टाइम निकाल सकते हैं। जैसे जनरली जो ड्यूटी की जो टाइमिंग होती है 8:30 से लेकर 5 o'clock तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया कि 5 o'clock छुट्टी हो जाती है तो आप 6 o'clock से कंटिन्यू कर सकते हैं लगभग 10 o'clock, तो 10 o'clock तक यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ लगभग 4 घंटा एवरीडे हमें टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। हमारा भी यही सेम कंसेप्ट था। मैं ड्यूटी करके आता था, थोड़ा सा नाश्ता किया, उसके बाद हमने 4 घंटा लगभग 6 o'clock से 10 o'clock तक पढ़ता था। साथ ही साथ यहाँ चूँकि डीआरडीओ में क्या है कि सैटरडे और संडे क्या होता है छुट्टी रहता है, तो यहाँ हमें 2 दिन पूरा टाइम मिल जाता था स्टडी करने का। तो ये हमारा एक तरह से टाइम को निकालना पड़ता है, नहीं तो अगर टाइम को निकालेंगे नहीं, आप गोल को क्लियर नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो बस माइंड सेट होना चाहिए। अगर माइंड सेट हो गया तो आप को एक तरह से रूटीन बन जाता है कि नहीं हमें एवरीडे कम से कम तो 4 घंटा तो पढ़ना है। तो अगर 4 घंटा अगर ये काम करते हुए जॉब करते हुए, क्योंकि अगर आप जॉब में हैं तो आपका तैयारी कहीं ना कहीं ज़रूर लगभग आप करके आए हैं, आप एग्ज़ाम को क्रैक किया है तो आपका तैयारी हो चुका है। भले क्या होता है कि छूट जाने से सब चीज़ धुंधला लगने लगता है। हम भी जब डीआरडीओ ज्वाइन किए थे इसमें, उसके बाद मुझे यहाँ थोड़ा स्ट्रगल होने लगा तो 2024 में वैकेंसी आई, तो मैं सोचा कि छोड़ो यहाँ मतलब डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, क्यों नहीं घर के पास जॉब किया जाए। वैकेंसी भी आ गई, 2024 में आ गई थी, तो हमने सोचा कि चलो एग्ज़ाम फिल कर देते फॉर्म को और तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट किया। ऐसा नहीं सोचा था कि हो ही जाएगा, लेकिन हाँ जब फॉर्म भर दिया तो एवरीडे कम से कम 4 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। तो वही हम बस सिंपल अपना रूटीन फॉलो किया, 4 घंटा रोज़ पढ़ता था। साथ ही साथ सैटरडे संडे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता था क्योंकि पूरा टाइम मिल जाता था। तो यही हमारा एक तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी। और मोटिवेशन के लिए यही है कि बस माइंड सेट कीजिए और गोल को क्लियर कीजिए कि हमें क्या करना है, तो आप जॉब के साथ इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ये जो रेलवे जेई का CBT 1 का ये मेरा स्कोर है, यहाँ आरआरबी पटना जो हमने भरा है। और मेरा जो एग्ज़ाम दिया था इधर ही दिया था अपना, जहाँ अगर मान लीजिए फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पर लास्ट में एक प्लेस मांगा जाता है कि प्लेस में क्या भरना चाहते हैं। तो प्लेस में आप जहाँ रह रहे हैं करंट में वहाँ का डिटेल दीजिए। जैसे बेंगलुरु हम रह रहे हैं तो बेंगलुरु को दिया था। तो मेरा जो टेस्ट जो हुआ था CBT 1 CBT 2 सारे बेंगलुरु में हुआ था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं क्योंकि मैं इधर ही जॉब करता हूँ, इधर ही सेंटर दे दिया तो मेरे लिए इजीली था। लेकिन अगर मान के प्लेस में अगर होम टाउन भर देते हैं तो आपका सेंटर उधर ही दे देगा। तो ये थोड़ा अगर आप जॉब के साथ फार्म भर रहे हैं तो ये आपको ध्यान देना वाली बातें है कि जो प्लेस होती है जो फार्म में लास्ट में पूछा जाता है उसमें आप जो करंट जो रह रहे हैं जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं उसको उस जगह का सिटी का नाम लिखना होता है।
तो यहाँ हमारा देखिए इतना 18 दिसंबर का मेरा एग्ज़ाम था। और टोटल CBT 1 क्या होता है, 100 मार्क का होता है, जिसमें मेरा जो आया था, ये जो हमने अटेम्प्ट किया था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 91 किया था, 79 किया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, यस, टोटल वैलिड क्वेश्चन 95 हुआ था, यस। 5 को क्वेश्चन को कैंसिल किया था। तो मेरा जो करेक्टली जो क्वेश्चन 74 हुआ था। तो इस प्रकार देख सकते हैं रहा मार्क हमारा 72 था और प्रोरेटेड मार्क 76 आया था, और नॉर्मलाइज करके मेरा 81 आया था। तो 81 ये अच्छा एक तरह से स्कोर है। हमें क्या है, CBT 1 में ओनली क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करना है। तो चलिए दोस्तों, हमने इतना एक तरह से CBT 1 में कैसे स्कोर गेन किया था, वो हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो पहले जो RRB JEE का जो सिलेबस है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे JEE का ही सिलेबस है, CBT 1 का सिलेबस। तो CBT 1 का जो सिलेबस है इसमें देखते हैं कि मैथमेटिक्स कितना का आता है। तो मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन का रहता है, जो 30 मार्क का ही आता है। एक क्वेश्चन क्या होता है, 1 मार्क का होता है। तो 30 मैथमेटिक्स हो गया, जनरल रीजनिंग हो गया 25 मार्क का, और जनरल अवेयरनेस 15 हो गया, और जनरल साइंस 30 हो गया। तो चूँकि दोस्तों आज तक हमने इतना एग्ज़ाम दिया है, लेकिन हमने आज तक करंट अफेयर पर फोकस उतना कभी नहीं किया है। करंट अफेयर क्या है, हर दिन बदलता रहता है। तो आपको एग्ज़ाम में अगर आपको क्वालिफाई होना है या एक तरह से रिजल्ट करना है, तो आपको 100 में 100 बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगभग अगर 70% बना लेते हैं क्वेश्चन, तो आपका इजीली रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही मैं बताना चाहता हूँ कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि जॉब के साथ सब चीज़ को आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप वही चीज़ पढ़िए जो आपको एक तरह स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग टॉपिक कौन सा होता है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्कोरिंग टॉपिक जो रेलवे JEE में है, मैथ है, जो 30 मार्क का मैथ आता है, ठीक है। अगर मैथ को अच्छा कर लेते हैं तो 30 में मैक्सिमम कितना, 30 में 30 भी मार सकते हैं अगर आपका मैथ अच्छा हो जाता है। तो 30 में 28 तो इजीली मार ही गति अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो इजीली बन जाता है। साथ ही साथ अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो पूरा क्या है, स्कोरिंग टॉपिक है। ये जो रीजनिंग है और मैथ है फुली स्कोरिंग टॉपिक है। तो 30 प्लस कितना हो गया, 25 हो गया प्लस है। ये जो जनरल साइंस जो दिख रहा है 30 नंबर का, इसमें भी क्या है, फिजिक्स पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है, और प्लस बायोलॉजी हल्का पूछता है। तो ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज रहता है। तो इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 30 हो गया। तो यही चीज़ हमको कितना आ गया, 30 30 60 25 80 85 नंबर हो गया। तो मेरा भी यही फोकस था कि बस हमने 3 चीज़ पे फोकस किया था, मैथ, रीजनिंग और साइंस से। 3 चीज़ को हमने बेहतरीन किया। अब कैसे बेहतरीन किया वो आगे हम बताएंगे। तो आपको भी अगर जॉब के साथ अगर कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या है, रिजल्ट होने से मतलब है। तो रिजल्ट होने से मतलब है तो हमें क्या है, 70% तैयारी अगर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 70 से लगभग 80%। तो ये जो 70 से 80% रेलवे JEE में जो तैयारी हो जाती है, मैथ, रीजनिंग और साइंस को लेकर हो जाती है। बस 3 चीज़ को फोकस करना है, आपका रिजल्ट हो गया। मैं तो जनरल अवेयरनेस को टच भी नहीं करता हूँ, जैसे ही आता है जैसे ही स्किप करके आगे जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमने इसमें टाइम ही नहीं दिया है। अब पता हमको है कि हम मैथ, रीजनिंग, साइंस से ही कर लेंगे। अगर इसमें हमने आ रहा है एक रुचि अच्छी हो गई, क्योंकि नेगेटिव 1/3 रहती है। जनरल अवेयरनेस में अगर आप सस्पेंस करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको नेगेटिव मार्क आउट जो बनाए हैं उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही आपको 3 चीज़ पर फोकस करना, मैथ, रीजनिंग और साइंस। 3 चीज़ कंप्लीट है, CBT 1 इजीली क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि CBT 1 के लिए हमने क्या क्या कौन सा बुक फॉलो किया था। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि CBT 1 के लिए ओनली ये हमारा जो 5 बुक है, मुख्य रूप से कहें तो 4 बुक ये हमने फॉलो किया था। पहला है कि मैथ है, ये जो मैथमेटिक्स है जो रेलवे में, चूँकि हम RRB JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो RRB JEE का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे अभी जो DRDO का एग्ज़ाम आ रहा है, DRDO सेप्टेम्बर अभी 11 आ चुका है इसका। तो अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, जो YCT पब्लिकेशन का है, इसमें जो जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं इसमें सारा प्रीवियस ईयर दिया हुआ है विथ सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। तो अगर इसको आप चैप्टर वाइज, इसमें काफ़ी जो 20 लगभग 7 चैप्टर दिया हुआ है, इस बुक को अगर पूरा टाइप वाइज चैप्टर वाइज अगर पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट बनाते हैं। शॉर्ट नोट मतलब फार्मूला का, मैथ में क्या होता है, फार्मूला होता है, थ्योरी तो होता नहीं है। तो चैप्टर वाइज पढ़िए, उससे रिलेटेड आपको एक चैप्टर को पढ़ने पर जो फार्मूला, जो कंसेप्ट थोड़ा सा आता है, वो आपको कॉपी में नोट कीजिए। हमने भी यही किया था। मैथ को हमने एकदम फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पढ़ा और एक नोट बनाया जो उसके फार्मूला का हो गया, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट, जैसे कुछ चीज़ में कंसेप्ट भी हो जाता है कि हाँ हमारा जैसे चतुर्भुज है तो रोम्बस होता है जिसकी डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर कट करती है। तो इसमें क्या होता है, थ्योरी टाइप का होता है, कंसेप्ट होता है। बाकी फार्मूला आपको याद एक तरह से नोट करके रखना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पूरा बुक को आपको पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो उसको सब समराइज जो करने का जो काम करेगा आपका, शॉर्ट नोट करेगा जो आप बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। मैथ में क्या ही थ्योरी रहेगा, तो आप चैप्टर वाइज पढ़ के इजीली बना सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं अब रीजनिंग का। तो रीजनिंग का भी सेम कंसेप्ट है, ये भी यूथ पब्लिकेशन का ही है। इसमें भी क्या है कि रेलवे जेई में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सारा इसमें दिया हुआ है प्रीवियस ईयर। रेलवे जेई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो गया, पैरामेडिकल हो गया, जेई हो गया, तो आरपीएफ, ये सारे एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चैप्टर वाइज प्लस टाइप वाइज अब इसको पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद वही जो सेम चीज़ आप कॉपी लीजिए, उसमें अपना नोट बनाइए, जो फर्स्ट चैप्टर के रीजनिंग से क्या आपका पॉइंट है जो आप भूल जाएंगे तो 1-2 महीना में, तो वो सारी चीज़ों को नोट कीजिए चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा कि जब आपका पूरा किताब खत्म हो जाएगा तो एक नोट तैयार हो जाएगा जो क्विक रिवीजन में आपको काम आएगा। एग्जाम के टाइम क्विक रिवीजन करके चल देंगे आप, तो उससे आपका क्या है कि कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस जो चीज़ें जो आपने इतना मेहनत करके जो पढ़ा उससे निचोड़ जो होता है रस निकालने का, वो काम ये आपका नोट करेगा। तीसरा है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, तो जनरल साइंस को पढ़ने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। तो थ्योरी के लिए हमने जो फॉलो किया था, इसके झा सर का ये जो बुक है ना, इसमें जो फिजिक्स हो गया, प्लस केमिस्ट्री हो गया, प्लस बायोलॉजी, ये तीनों का जो थ्योरी है ना भरपूर मात्रा में दिया हुआ है। अगर इसको आप एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पढ़ लीजिए अच्छा से। कुछ पॉइंट है तो उसको नहीं समझ में आ रहा था, नेट से सर्च कीजिए, या अदर बुक जैसे खान सर का बुक होता है वो फॉलो कर सकते हैं। तो अगर 2 वो बुक पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये जो तीसरा बुक जो दिख रहा है क्राउन का, इसमें भी जो साइंस का लेवल है जो अच्छा दिया हुआ है। ये जो बुक है क्राउन का पूरा जीके और जीएस दोनों हैं। तो ये जो क्राउन का बुक है इसमें से आप साइंस को देख सकते हैं। मेन जो एसके झा का बुक है इसको देख लेंगे तो लगभग 80% से 90% साइंस सही हो जाता है। इसके थ्योरी पढ़िए, साथ ही साथ इससे क्या है ऑब्जेक्टिव लगाइए। ये क्या है कि आपको जो टीसीएस जो पैटर्न जो क्वेश्चन को फॉलो करता है, जो जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हो गया, वो सारे में क्या है जो पूछा हुआ है ये सारे इसमें दिया हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन, अच्छा से क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस थ्योरी के जब पढ़ कर यहाँ से थ्योरी पढ़ेंगे या यहाँ से थ्योरी पढ़ेंगे, ये थ्योरी के पढ़ने के बाद जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपको बनाने में मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। तो प्रिपरेशन का दोस्तों यही तरीका है। मैथ रीजनिंग तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए लिख लीजिए। लेकिन साइंस को पढ़ने के लिए आपको पहले थ्योरी पढ़िए, साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ ये अपना ऑब्जेक्टिव लगाइए। यहाँ से थ्योरी पीजिए, यहाँ से थ्योरी पढ़िए और यहाँ से ऑब्जेक्टिव लगाइए। तो ये हमारा क्या हो गया, मैथ का हो गया जो आपको 30 नंबर दे देगा, रीजनिंग 25 नंबर दे देगा, साइंस भी आपको 30 नंबर दे देगा। 85 तो ऐसे ही हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। अगर आप इसको मैक्सिमम कर लेते हैं तो यहाँ आपको रेलवे जेईई इजीली रिजल्ट हो जाएगा। अगर बात करें जनरल अवेयरनेस जीए का, तो जीए का करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जीके देख सकते हैं। जीके हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी देखते थे, मुझे पहले भी पढ़ा था तो मुझे आता था। तो जीके थोड़ा सा वो क्या होता है कि इजीली देता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का, ये जो बाबर था कौन कौन से युद्ध लड़ा था, तो ये जो सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर पूछता है। पॉलिटिक्स में अनुच्छेद 21 पूछ देगा, 20 में क्या है, 14 में क्या है। तो जो सिंपल जो चीज़ें हैं ना, पॉलिटिक्स में हो गया, हिस्ट्री में हो गया, तो उसको पढ़ सकते हैं क्योंकि स्टैटिक कभी बदलता नहीं है। तो स्टैटिक रिवीजन करने के लिए आपको क्राउन बेस्ट है। बाकी इसके झा का जो बुक है जो जी साइंस के लिए बेस्ट है, बाकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। साथ ही साथ जब ये सब हो जाए तो हमने प्रैक्टिस कहाँ से किया था, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट जो हमारा रेलवे जेईई में काफ़ी फ़ायदा किया वो हमारा टेक्स्ट बुक पर सेट। टेक्स्ट बुक पर जो सेट होता है ना, वो क्या होता है कि फुल सेट भी आता है, 100 मार्क का सेट आता है। साथ ही साथ वो आपको चैप्टर वाइज भी सेट मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा है कि आप 100 क्वेश्चन का लगाइए। उससे क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाएगा। साथ ही साथ पूरा रिवीजन है ना, वो पूरा एक तरह से रिवीजन टाइप का हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है हमारा CBT 1 के लिए। ये हमारा 5 बुक हो गया, और ये 5 बुक के साथ हमारा ये है टेक्स्ट बुक आप सेट लगाइए, तो ये आपको एक तरह से कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अगर ये सारी चीज़ों को आपको PDF चाहिए, जैसे एक 2-3 को बुक का हमारे पास PDF है, मिल जाएगा। बाकी आपको बुक को परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों आप CBT 2 के लिए बात करेंगे, जो एक तरह से CBT 2 का हमारा कैसे एक तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, फाइनली हमने CBT 2 में सेलेक्टेड हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो कितना स्कोर रहा था इसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल जो CBT 2 होता है 150 का होता है, जिसमें 100 क्या रहता है टेक्निकल रहता है और 50 नॉन टेक रहता है। नॉन टेक में देखेंगे क्या क्या होता है, जिसमें मेरा जो वैलिड 8 गो इनवैलिड क्वेश्चन किया था, 142 वैलिड क्वेश्चन था। हमने जो टोटल अटैम्प्ट कितना किया था 128 किया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर टोटली हमने जो करेक्ट किया था 114 किया था। तो हमारा इनकरेक्ट कितना हो गया था, 14 इनकरेक्ट हो गया था। तो यहाँ जो हमारा रॉ स्कोर आया था 109 आया था, यहाँ देख सकते हैं। प्रो रेटेड स्कोर की बात करते हैं तो 115 आया था। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं स्केल्ड अप करने के बाद ये कि 100 में मैंने स्केल्ड करता है तो 76 आया। और उसके बाद मेरिट इंडेक्स पर ही रिजल्ट मेरिट बनती है। तो यहाँ मेरिट इंडेक्स मेरा कितना आया था 781 आया था।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ हमारा जो वीरर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो यस हमारा जो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो फाइनली हमने सेलेक्ट हो गया, सारा चीज़ हमने एक तरह से सब चीज़ प्रोसेस भी हो गई है। तो दोस्तों हमारा अभी देखते हैं कि हमारा जो एक तरह से सम्मानजनक स्कोर है, हमारा जो कटअप गया था ज़्यादा नहीं गया था, लगभग 781 है, तो वो 730 देखते हैं बहुत एक तरह से कम गया था। तो एक तरह से मेरा जो स्कोर आया था आया और हमारा फाइनली सेलेक्ट भी हुए। तब देखें कि ये जो स्कोर आया था दोस्तों कैसे लाए थे, क्या हमारी एक तरह से स्ट्रेटजी रही थी टेक्निकल के लिए, नॉन टेक के लिए, क्योंकि इसमें नॉन टेक जो पूछता है मैथ नहीं पूछता लेकिन बाकी चीज़ें पूछती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम CBT 2 का जो सिलेबस देखते हैं कि जो CBT 2 का जो सिलेबस क्या क्या रहता है। तो टोटल 150 मार्क का रहता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस कितना का रहता है, 15 मार्क का रहता है। तो जनरल अवेयरनेस में जनरली जो करंट अफेयर आते हैं, साथ ही साथ वही हमारा जो पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आता है, उसके बाद जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है, एक आध ज़्यादा एक तरह से हिस्ट्री हो गया और पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आता है। तो ये स्टैटिक पर फोकस कीजिए, करंट अफेयर इसमें भी हमने करंट अफेयर कुछ एक भी अटेम्प्ट नहीं किया था, बाकी रह गया फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहाँ इसमें क्या है, बायोलॉजी से नहीं पूछा जाता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलने से 15 पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स का जो पोर्शन रहता है ज़्यादा रहता है। तो चूँकि CBT 1 के लिए हमने जो फिजिक्स पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ा था, तो वो तो मेरा कंप्लीट ही था, जो मुझे पढ़ने की ज़रूरत था नहीं। एग्ज़ाम के टाइम हमने 2-3 दिन पहले रिवीजन मार दिया था, वो हमारा हो गया था। साथ ही साथ मेरे नेक्स्ट हमारा जो क्या बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है। तो दोस्तों यहाँ 10 नंबर के जो बेसिक एंड कंप्यूटर है, तो ये जो एक तरह से जो बेसिक चीज़ें पूछा जाता है, बेसिक मीन्स के कंप्यूटर का जो टाइप्स हो गया, कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है, मेमोरी हो गया, उसके बाद थोड़ा सा क्या है कि लिनक्स सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से पूछा जाता है, फायरवॉल से क्वेश्चन आया था। तो इसमें थोड़ा कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छा से देखने की ज़रूरत है, इसको बताएंगे कि हमने कहाँ से देखा था और हमारा एक तरह से क्वेश्चन हूबहू लग गया था, कहिए तो प्रैक्टिस करके गया उसी से रिलेटेड था, वो भी हम बताएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या इन्वायरमेंटल है। तो इन्वायरमेंटल में दोस्तों यहाँ पर जो मेनली पूछा जाता है, जो इन्वायरमेंटली एक तरह से इन्वायरमेंट जो एक्ट हो गया, जो एक तरह से पोल्यूशन से रिलेटेड थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन जो ग्रीननेस हो गया, ग्रीननेस को बनाए रखने के लिए क्या क्या एक्ट है, या जो भी एक तरह से लाइफ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा है, तो थोड़ा सा जो DJG वाला सेक्शन हो गया, लाइफ साइंस जंतु विज्ञान से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाता है। तो इससे एक तरह से हमारा पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। इसके लिए भी आपको मैं बुक बताता हूँ कि कहाँ से हमने पढ़ा था और हमने किया था। उसके बाद रह गया जो मेन जो चीज़ है टेक्निकल एबिलिटी। तो टेक्निकल जो एबिलिटी जो होती है वो एक तरह से आपको काफ़ी यहाँ मायने रखता है, क्योंकि 100 में आपको कम से कम तो 80 से 80 के आसपास करने का क्षमता रखते हैं, तभी एक तरह से रिजल्ट होगा। कम से कम तो 70 से 80 के बीच में आपको नंबर आना ही चाहिए, मतलब काट छाट कर 70 से 80 अगर आ जाता है टेक्निकल में तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका जो भी ब्रांच है उसके लिए भी बताऊंगा एक तरह की कैसे टेक्निकल हमने किया था, उसके लिए भी हम बताते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो बेसिक बुक के बारे में पहले बताएंगे कि चूँकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारा जो बेसिक बुक है, जिसमें किसी भी एग्ज़ाम में DRDO के एग्ज़ाम हो, SSC के JEE का एग्ज़ाम हो, इसरो का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे JEE का एग्ज़ाम हो, तो सब में अगर 60% क्वेश्चन अगर बात करेंगे कहाँ से आता है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो उसकी बेसिक बुक होता है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक बुक ARS खुरमी का बुक होता है, JK गुप्ता एशियन पब्लिकेशन का। तो इसमें क्या है कि इसकी बुक के एडवांटेज क्या है कि कन्वेंशनल प्लस सब्जेक्टिव रहता है, मतलब इसमें थ्योरी रहेगा स्टार्टिंग में प्लस सब्जेक्टिव रहेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस बुक का यही है, आप थ्योरी अच्छा से पढ़िए। अगर आपको थ्योरी कहीं छूट गया है, अच्छा से नहीं पढ़ पाए हैं, तो इससे थ्योरी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो इसका हर थ्योरी चैप्टर में क्या है कि पहले थ्योरी है फिर ऑब्जेक्टिव है, तो पहले थ्योरी पढ़िए ऑब्जेक्टिव लगाइए। उससे क्या होगा, लगभग 60% क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए तो इसी से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 40% के बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ से करें। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिकल यानी कि कोई हैं तो उनके लिए एसचेंट पब्लिकेशन का ही आता है, ये BL थ्रेजा का बुक होता है, तो इसको भी सेम चीज़ है। तो उसी तरह जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो सारे के लिए क्या होता है कि एक ना एक बेसिक बुक होता है, जिसमें आपको थ्योरी मिल जाएगा प्लस ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। जैसे सिविल के लिए भी सेम बुक आता है, सेम पब्लिकेशन का, एशियन पब्लिकेशन का, तो वहाँ से भी आपको कर सकते हैं सेम चीज़, सेम जो हम बता रहे हैं 60% आप ऑब्जेक्टिव को टेक्निकल को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ
यूथ पब्लिकेशन का एक कैप्सूल आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आता है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल का आता है, सिविल का आता है। इस कैप्सूल में क्या है कि टेक्निकल आपको ओवरव्यू एक तरह से रिवाइजिंग करा देगा हर चैप्टर का। तो हर चैप्टर का अगर टेक्निकल क्विक रिवीजन चाहते हैं तो आप कैप्सूल ले सकते हैं। कैप्सूल भी हमने स्टडी किया था और साथ ही साथ हमने इसको स्टडी किया। अब दोस्तों हम बताते हैं कि हमारा जो बुक नेक्स्ट हमारा जो बुक था ये था जो जेई लेवल का जो बुक होता है, जैसे हर ब्रांच के लिए यूथ पब्लिकेशन का अभी तक जितने भी जेई लेवल का एग्ज़ाम हुआ है लगभग 10 वर्ष पीछे तक में, तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन दे देता है। इसमें देख सकते हैं कि जितना भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन ये सब दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि ये तो जेई लेवल का हो गया, इसको तो आपको करना ही करना है। साथ ही साथ जेई से अतिरिक्त एक जो बुक होता है जो ऑल इंडिया जेई करके आता है। तो दोस्तों हम बताते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर जो रेलवे जेई का जो क्वेश्चन है हर ब्रांच के लिए आपको वाईसीटी पब्लिकेशन की साइट पर मिल जाएगा, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर मिल जाएगा। आप जो रेलवे जेई का जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन को तो करना ही करना है, ये तो प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आपको इसका प्रैक्टिस करना है जो मैं किया था। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है यूथ कंपटीशन टाइम्स, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया जेई PSU, मतलब जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम हुआ है जेई लेवल का उसमें उसका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें दिया रहता है। तो ये जो जेई लेवल का एक जो होता है, एक होता है एई लेवल का, ठीक है, एक होता है जेई लेवल का। तो चूँकि डिप्लोमा लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है या जो रेलवे जेई है वो भी उसके लिए भी आपको जेई लेवल का ही पढ़ना है, एई लेवल का नहीं पढ़ना। इसमें गेट का दे देता है, साइंटिस्ट लेवल का क्वेश्चन दे देता है। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैंने देखा था पढ़ के, जो क्वेश्चन का लेवल ये नहीं था, क्वेश्चन का लेवल जो जेई लेवल का है उसी से आता है। ज़्यादा बेकार के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जॉब के साथ आपको पढ़ना है या ऐसे अगर आप सिंपल जो जॉब नहीं कर रहे हैं, ऐसे तैयारी कर रहे हैं फ्रेशर, उनके लिए भी आपको इस जेई लेवल का जो बुक है ना उसको पहले आपको पूरा कवर करना है। जो तैयारी है ना, तैयारी कैसे करना है उसको बारे में अभी बताता हूँ कि अब इसको पढ़े कैसे। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव मिला और 4 ऑप्शन है बस पढ़े, थोड़ा थ्योरी पढ़ लिए चल दिए, ये नहीं होता। ठीक है, ये तो करना ही करना है। साथ ही साथ क्या करना है कि आपको जो उसके जो जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया उसका 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में क्या होता है कि एक तो सही हो गया, और भी जो ऑप्शन होता है ना उसमें जो ऐसा सब वर्ड रहता है कि जिसके बारे में हमको पता नहीं रहता है। तो पता नहीं रहता है तो उसको आपको नेट से देखना है, नेट से देख के एक शॉर्ट नोट बनाना है। जिस तरह मैथ के लिए बताया था कि शॉर्ट फार्मूला नोट्स बनाना है, रीजनिंग के लिए शॉर्ट फार्मूला कंसेप्ट नोट बनाना है, उसी तरह टेक्निकल के लिए भी आप जब पूरा पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं तो आप टाइम दे के पढ़ते हैं तो उससे जो निचोड़ निकलता है ना, जो उसकी रस जो टेक्निकल की, हाँ ये सारी चीज़ों को हमको हमेशा याद रखना है। तो उसके लिए भी आपको एक तरह से कॉपी बनाना चाहिए और वहाँ चैप्टर वाइज आपको कॉपी बनाइए और उस चीज़ों को लिखिए, क्विक चीज़ें लिखिए। मतलब क्या है कि हर बार आप ऑब्जेक्टिव को नहीं पढ़ सकते, वो टाइम टेकन होता है। तो एक बार पढ़िए और उसके निचोड़ निकालिए, उससे जो ये आपका जो एक तरह से होता है ना कि हाँ सारा का जो सारांश है ना वो चीज़ें लिखिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपको जब एग्ज़ाम जब आएगी तो क्विक रिवीजन जो होता है ना वो आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो क्विक रिवीजन के लिए वो जो बुक रहेगा ना वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। हमने भी यही किया था, हमने इसका चैप्टर वाइज पढ़ा, चैप्टर वाइज पढ़कर हमने क्या किया उससे एक शॉर्ट नोट बनाया। जैसे मान लिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करते हैं कि नोमेनक्लेचर रहता है तो उसमें बहुत सारा चीज़ से हमारा कोई हमारा पार्टिकल्स हो गया, कोर्स हो गया, तो उसके जो कुछ ट्रिक होते हैं जो ऐसा कि हमें जल्दी याद रहे, तो उस तरह आपको लिखना है उस चीज़ों को। क्योंकि आप जब रिवीजन करके दूसरा चैप्टर में जाते हैं तो उसको भूलने लगते हैं। तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक नोट बनाना ज़रूरी है, शॉर्ट नोट बनाना ज़रूरी है जो आपको टाइम को बचाएगा और एक तरह से कॉन्फिडेंस देगा एग्ज़ाम के टाइम। तो ये इसी तरह इसका जो वॉल्यूम 2 भी आता है, ये वॉल्यूम 1 में कुछ चैप्टर होता है, वॉल्यूम 2 में कुछ चैप्टर होता है। तो दोनों को जेई लेवल का परचेज करना है और उसको चैप्टर वाइज लगाना है और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है जो आपको एग्ज़ाम के टाइम कम समय में पूरा फुल रिवीजन दे। और साथ ही साथ ये आपको तो करना ही है। तो ये हमारा क्या हो गया 100 नंबर वाला हो गया। लेकिन 50 नंबर वाला के लिए क्या करें? तो 50 नंबर वाला के लिए क्या करना है दोस्तों कि एक जो बुक आता है, यहाँ देख सकते हैं ये वाला बुक है यूथ का ही आता है, जिसमें क्या है कि सबसे पहले आपको बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया रहेगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस सेकंड में है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, थर्ड में क्या है बेसिक इन्वायरमेंट है, उसके बाद इसका प्रैक्टिस हो गया।
तो ये जो पांचों टॉपिक जो 50 नंबर का जो है ना, उसके लिए आपको इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको फॉलो करना है, जो प्रीवियस ईयर जितना भी 50 नंबर में पूछा हुआ, कंप्यूटर का क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, साथ ही साथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो CBT 1 CBT 2 सेम में होता है। तो ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये स्पेशल एक बुक आता है YCT पब्लिकेशन का ही, जो 50 नंबर के लिए एक अलग बुक आता है, तो वो आपको इसको पढ़ना है। साथ ही साथ जो हमारा कंप्यूटर जो बताए थे कि हूबहू जो ला रहा था, तो हमारा जो कहाँ से ला रहा था ये आपको बताते हैं। तो हमने टेक्स्ट बुक से जो दे के गया था, टेक्स्ट बुक से हमने कंप्यूटर का जो सेट दिया था, कम से कम 10 से 15 से 30 सेट दिया हुआ था, 10 नंबर का। तो उसको हमने क्या किया कि सेट लगाया, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है ना, उसको पढ़ा, पढ़ के एक तरह से गया था, और एक तरह से हमको हूबहू लग गया। जैसे फायरवॉल लग गया था, कुछ को लिनक्स सिस्टम लग गया था। तो 2-4 लग जाता है तो मज़ा आ जाता है। बाकी जो क्वेश्चन कॉमन होता है, जो बेसिक होता है, ईजी रहता है। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं, साथ ही साथ जो हमने बुक बताया है उसका सहारा लीजिए। आपको एग्ज़ाम के साथ आसानी से रेलवे जेई क्रैक कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप अब किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी जो हमारा रियल एक्सपीरियंस है, जो हमने क्रैक किया है, इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस था, जो हमारा जो अनुभव है, उसको हमने बताया कि जॉब के साथ कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।